So hello students, welcome in this video. And in this video we are going to discuss about your रैयतवाड़ी सेटलमेंट। रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करने चल रहे हैं। और इससे पहले के वीडियो में हमने इजारादारी सिस्टम क्या है उसको जो है डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो रैयतवाड़ी सेटलमेंट क्या है? रैयतवाड़ी सेटलमेंट भी एक प्रकार में भू राजस्व व्यवस्था है। जब इंडिया में ब्रिटिशर्स आते हैं और 1765 में जो है जब वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी उनको मिलती है तो इंडिया से ज़्यादा जो है रेवेन्यू कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं और उसी में अपनी एक व्यवस्था कायम करते हैं, बनाते हैं, जिसको नाम देते हैं रैयतवाड़ी सेटलमेंट। कब लागू किया गया रैयतवाड़ी सेटलमेंट? तो इसको लागू किया गया था 1820 में लागू किया गया था। किसके द्वारा लागू किया गया था? इसको लागू किया गया था थॉमस मुनरो के द्वारा। ठीक है, इसकी ट्रिक मैंने आपको क्लास में भी बताई थी, यहाँ पर भी बता दे रहे हैं। आप अपने पिता के नाम में, फादर के नेम में MR मिस्टर लिखते हैं ना, तो M फॉर मुनरो, ओके, और R फॉर रैयतवाड़ी। ठीक, तो आप MR मिस्टर की ट्रिक से जो है रैयतवाड़ी सेटलमेंट को याद कर सकते हैं। उसके बाद में किन क्षेत्रों में लागू की गई थी? तो ध्यान रखना है, इजारादारी व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लागू की गई थी, लेकिन रैयतवाड़ी जो व्यवस्था थी वो मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में लागू की गई थी। क्यों लागू की गई थी? क्योंकि ये जो थॉमस मुनरो थे ये मद्रास प्रेसिडेंसी के ही क्या थे? गवर्नर थे। तो इन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी में ही लागू किया था और बाद में इसको बॉम्बे प्रेसिडेंसी में भी लागू कर दिया गया था। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है रेवेन्यू कौन कलेक्ट करता था? क्योंकि आपने देखा था कि इजारादारी व्यवस्था में रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए एक इंटरमीडिएरी, एक जमींदार बनाया गया था, है ना, वही कलेक्ट करता था। यहाँ पर जो रेवेन्यू कलेक्ट करता था वो खुद जो है रैयत जो होता था। रैयत का मतलब होता है फार्मर। क्या होता है? फार्मर। रैयत का मतलब होता है फार्मर। तो फार्मर ही सीधे किसानों को, सीधे जो है गवर्नमेंट को, कंपनी गवर्नमेंट को, ईस्ट इंडिया कंपनी को टैक्स पे करता था। यहाँ पर कोई बीच का इंटरमीडिएरी पर्सन नहीं था, जैसे कि जमींदार कोई नहीं था, कोई तालुकेदार नहीं था। ठीक है, सीधे एक यूनिट कौन थी? एक यूनिट जो है वो क्या कहते हैं, कंपनी थी, और दूसरा यूनिट किसान था, जो कि किसान जो है वो डायरेक्ट किसको पैसा देता था? कंपनी को पैसा देता था, कंपनी को रेवेन्यू देता था। और वो रेवेन्यू का रेट कितना था? तो वो हाई था। कितना? 50%, 50% था। ठीक है, अब देखिए एक दूसरा पॉइंट इसमें है, मनी लेंडर वर्सेस पीजेंट। अब देखिए होता ये था कि जब रेवेन्यू का जो सिस्टम बनाया गया था वो 50% किसान को देना था। किसको? कंपनी को, सरकार को। तो जब 50% वो अपनी टोटल प्रोडक्टिविटी का दे देगा तो उसके पास कुछ रहेगा ही नहीं। तो जब नहीं रहता था तो ऐसे में कभी कभी क्या होता था, इंडिया में कभी कभी फेमाइन, सूखा जैसी स्थिति आ जाती थी। तो ये रेवेन्यू को पे करने के लिए मनी लेंडर का मतलब होता है गांव के जो साहूकार होते थे, जो बड़े लोग होते थे, उनसे किसान क्या लेता था? कर्जा लेता था, और कर्जा लेकर के पैसा देता था, रेवेन्यू देता था। तो ऐसे में किसानों की कंडीशन बहुत ख़राब हो जाया करती थी। ठीक है, दूसरी बात देखिए, ये क्या कहते हैं, रैयतवाड़ी सेटलमेंट में 2 चेंजेस किए गए थे। ठीक ना, एक ये किया गया था कि 30 वर्ष के लिए उसको फिक्स कर दिया गया था। ठीक ना, इजारादारी व्यवस्था में 5 साल के लिए था, रैयतवाड़ी सेटलमेंट में इसको 30 वर्ष के लिए किया गया था कि अगर 30 साल बाद रिवाइज किया जाएगा, उसको चेक किया जाएगा, अगर आप अपना रेवेन्यू सही से नहीं पे कर रहे हैं तो क्या कर दिया जाएगा? आपकी ज़मीन को आपसे छीन लिया जाएगा, किसी दूसरे को दे दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा ना 2 चेंजेस। अब देखिए 2 चेंजेस कौन कौन थे? एक तो लैंड की ऑनरशिप जो थी वो किसके पास थी? पीजेंट के पास थी, किसान के पास थी। ठीक है, और दूसरा रेवेन्यू कौन दे रहा था? रेवेन्यू खुद किसान ही दे रहा था कंपनी को। तो ये बेसिक बातें थी जो कि आपकी क्लास में भी जिनका डिस्कशन हुआ था, यहाँ पर भी हो गया। एक बार इसको हम दोबारा रिवाइज कर दे रहे हैं। रैयतवाड़ी सेटलमेंट क्या है? एक रेवेन्यू सिस्टम है, एक भू राजस्व को कलेक्ट करने की व्यवस्था है। 1820 में इसको थॉमस मुनरो के द्वारा लागू किया गया था। इसकी ट्रिक क्या है? तो MR है, मिस्टर आप अपने फादर के नाम में राइट करते हैं, M फॉर मुनरो, R फॉर रैयतवाड़ी। रैयत का मतलब किसान होता है, यानी कि किसान ही डायरेक्ट भू राजस्व को कंपनी को अदा करेगा। और यहाँ पर जो है मद्रास प्रेसिडेंसी में और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में इसको लागू किया गया था। रेवेन्यू रेट यहाँ पर भी 50% था, 50% था। रेवेन्यू जब किसान नहीं दे पाता था तो मनी लेंडर से, जो साहूकार होते थे, उनसे ऋण लेता था, और ऋण भी जब नहीं अदा कर पाता था तो फाइनली किसान एक प्रकार से अपनी ज़मीन को गिरवी रख देता था, मोर्टैग कर देता था, और वो भी एक प्रकार से ज़मीन से वंचित हो जाता था। ठीक है, आगे चल करके आप एब्सेंटी लैंडलॉर्ड और मनी लेंडर लैंडलॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे। और 30 साल बाद जो है यहाँ पर रेवेन्यू कलेक्शन
की जो एक सिस्टम था उसको रिवाइज करने का प्रावधान भी रखा गया था। चेंजेस दो वही थे। एक तो चेंजेस ये था कि खुद यहाँ पर जो रेवेन्यू पे करेगा वो कौन करेगा, किसान करेगा, कोई तीसरा व्यक्ति नहीं यहाँ पर होगा। और ज़मीन का मालिकाना किसके पास होगा, वो 30 साल के लिए किसान के पास होगा। 30 साल के बाद में उसको चेक किया जाएगा, अगर किसान अपना रेवेन्यू सही टाइम पर नहीं पे कर रहा है तो उसको क्या कर दिया जाएगा, दूसरे को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ओके, तो आई होप एवरीबडी हैव यू अंडरस्टैंड दैट I have told you, and if you have any problem then you can use comment box, and please subscribe GS Ganga for more next class lectures.